ये कहानी है जगतपुर गांव में रहने वाले एक व्यक्ति राजू की। राजू अपनी पत्नी और 9 साल के बेटे के साथ रहा करता था। राजू खेती करता था जिससे उनका गुजारा हो रहा था। अरे सीमा, जल्दी खाना बांध दो, मुझे खेतों में जाने के लिए देर हो रही है। और रघु अभी सोकर उठा या नहीं? सीमा टिफिन में खाना लेकर जल्दी से राजू के पास आती है। ये लीजिए, आज मैंने आपकी मनपसंद गोभी की सब्जी रखी है। अब ना कहना कि तुम मेरी पसंद की चीज नहीं बनाती हो। अरे वाह वाह, क्या बात है। गोभी की सब्जी की सुगंध तो अलग ही आ रही है। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे वैसे भी काफी देर हो चुकी है। इसके बाद राजू कुदाल लेकर अपने खेत की ओर निकल जाता है। रास्ते में राजू को उसके 2 दोस्त शंकर और मोहन मिल जाते हैं। अरे राजू भाई, आज आपको खेतों में जाने के लिए बहुत देर हो गई। क्या बात, भाभी ने खाना देर से बनाया क्या? हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही समझे। लेकिन तुम यहाँ खड़े होकर क्या चर्चा कर रहे हो? तुम्हें आज काम पर नहीं जाना क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमें काम पर जाना है, लेकिन इस बार गांव में चोरों की ठंड पड़ने वाली है, तो हम दोनों बस उसी पर चर्चा कर रहे थे। ठंड तो हर बार ही गिरती है, तो इस बार इतनी चिंता करने वाली कौन सी बात है? कहीं तुम दोनों इस बात के लिए चिंता तो नहीं कर रहे कि तुम्हें ठंड में नहाना पड़ेगा? ये बोलकर राजू जोर जोर से हंसने लग जाता है। अरे नहीं राजू भाई, हमें तो ये सुनने में आया है कि इस बार खून जमा देने वाली ठंड गिरेगी। तुम्हें तो पता है, पिछले साल गांव में ठंड की वजह से 5 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और इस बार तो पिछले साल से भी ज्यादा ठंड गिरने वाली है। पता नहीं क्या होगा। और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम मोटे मोटे कंबल और राजे खरीद सकी। मुझे तो बस अपने परिवार की चिंता है। पिछली सर्दी हमने बहुत ही मुश्किल से बिताई थी। पता नहीं इस बार क्या होगा। मुझे तो अभी से ही बहुत डर लग रहा है। अच्छा, तो ऐसी बात है। अभी तो इस समस्या का समाधान मेरे पास भी नहीं है, लेकिन हम इसके बारे में सोचेंगे जरूर। अभी मैं खेत पर चलता हूँ, मुझे बहुत काम है और पहले से ही मुझे काफी देर हो चुकी है। इतना बोलकर राजू खेत की ओर निकाल जाता है। राजू खेत में काम कर ही रहा था कि तभी उसे ठंड से बचने और खूब सारा पैसा कमाने की एक तरकीब दिखाई देती है। इस बार बहुत ज्यादा ठंड गिरने वाली है। सारे गांव का हाल बेहाल हो जाएगा। क्यों ना मैं जंगल से लकड़ियां काट कर जमा कर लूं, और जब कड़के की सर्दी गिरेगी तो मैं उन्हें अच्छी कीमतों पर बेचूंगा। अगर मेरा यह उपाय सफल हुआ तो मेरे पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो जाएगा और फिर शायद मेरी गरीबी के दिन भी खत्म हो जाएंगे। फिर राजू कुदाल लेकर वापस घर की ओर निकाल जाता है। कुछ देर बाद राजू अपने घर पहुंच जाता है। अजी, क्या बात है, आज आप खेत से बहुत जल्दी लौट आए। कोई समस्या है क्या, या फिर आपकी तबीयत ठीक नहीं है? अरे नहीं भाग्यवान, मैं जब खेत पर जा रहा था तो शंकर और मोहन से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि इस बार गांव में कड़ाके की ठंड गिरेगी। इसी को लेकर मेरे मन में एक योजना आई है कि मैं जंगल से सूखी लकड़ियां काट कर इकट्ठा कर लूं, और जब खून जमा देने वाली सर्दी गिरेगी तो मैं उसे बेचकर खूब सारा पैसा कमाऊंगा। हाँ, आपकी बात तो सही है, हम ये कर तो सकते हैं। मानना पड़ेगा राजू जी, आपका दिमाग तो मेरी जुबान से भी ज्यादा तेज चलता है। हाँ हाँ, ठीक है। अब मैं जंगल से लकड़ियां काटने जा रहा हूँ, और तुम यह बात किसी को भी नहीं बताना, नहीं तो हमारे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। ठीक है जी, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। मैं इस बात को खाने की ही तरह पचा लूंगी। राजू कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ लकड़ियां काटने निकाल जाता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे कुछ सूखे पेड़ दिखाई देते हैं। वाह, क्या बात है, यहाँ तो बहुत सारे सूखे पेड़ हैं। मैं अब लकड़ियां काटना शुरू करता हूँ। फिर राजू रोज जंगल जाता और बहुत सारी सूखी लकड़ियां काट कर लाता। एक दिन सुबह जब राजू कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर लकड़ियां काटने जा रहा होता है, तभी उससे शंकर और मोहन रोक लेते हैं।
अरे राजू भाई, तुम रोज जंगल से बहुत सारी लकड़ियां काट कर क्यों ला रहे हो? अरे भाई, तुम तो जानते ही हो कि मेरी पत्नी को खाना बनाने का कितना शौक है। वो रोज तरह तरह के पकवान बनाती है, जिसकी वजह से काफी सारी लकड़ियां चूल्हा जलाने में खत्म हो जाती हैं। इसीलिए मुझे हर रोज लकड़ियां काटने के लिए जंगल जाना पड़ता है। लेकिन राजू भाई, हमें तो पहली बार पता लगा कि तुम्हारी पत्नी खाना बनाने की शौकीन है। हमने ऐसा पहले कभी नहीं सुना। खैर छोड़ो, जब तुम कह रहे हो तो ये बात सच ही होगी। शंकर और मोहन को राजू की बात सुनकर कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन उन्होंने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। इतना कहकर राजू वहां से चला जाता है और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। राजू रोज जंगल जाता और वहां से सूखी लकड़ियां कट कर लाता। अब उसके पास बहुत सी लकड़ियों का भंडार हो गया था। कुछ दिन बाद गांव में ठंड गिरना भी शुरू हो जाती है और फिर राजू अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा देता है जिसमें 1 किलो लकड़ी की कीमत 5 रुपए लिखी थी। जब सभी गांव वाले वो बोर्ड देखते हैं तो उन्हें राजू की सारी चतुराई का पता चल जाता है कि वो क्यों हर रोज जंगल से सूखी लकड़ियां काट कर लाता था। अरे भाई, क्या तुमने राजू के घर के बाहर वो बोर्ड देखा जिसमें 1 किलो लकड़ी की कीमत 5 रुपए लिखी है? राजू ने बहुत ही चतुराई दिखाई है। वो जंगल से फ्री में लकड़ियां काटकर हमें 5 रुपए किलो में बेच रहा है। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल सही कहा। हर रोज जब राजू जंगल से सूखी लकड़ियां काटने जाता था, तब हम उससे पूछते थे कि तुम इतनी सारी लकड़ियों का क्या करोगे? तब वो रोज कुछ ना कुछ बहाना बना दिया करता था। मुझे तो उस पर तभी शक हो गया था, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि वो ऐसा काम भी कर सकता है। अरे, तो अब इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? राजू से 5 किलो लकड़ी खरीदने से अच्छा है कि हम सभी कल जंगल जाएंगे और वहां से सूखी लकड़ियां काट कर लाएंगे। ये बात जब राजू को पता चलती है तो वो चिंता में पड़ जाता है, क्योंकि अब उसका लकड़ियां बेचने का व्यापार सफल नहीं हो पाएगा। अरे भाग्यवान, क्या तुमने सुना? गांव के लोग कल सूखी लकड़ियां काटने के लिए जंगल जा रहे हैं। अगर वो सूखी लकड़ियां काट लेंगे तो हमसे लकड़ियां कोई भी नहीं खरीदेगा और मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। काश कोई ऐसा चमत्कार हो जाए जिससे कि कल गांव वाले लकड़ियां काटने ही ना जा पाए। हाँ, अब हम सिर्फ ऊपर वाले के ही भरोसे रह सकते हैं। कुछ ही देर बाद रात हो जाती है। दोनों पति पत्नी खाना खाकर सो जाते हैं। उसके बाद बाहर खूब तेज बारिश होने लगती है और बारिश के साथ साथ ठंड भी बहुत बढ़ जाती है। बारिश पड़ने के कारण सारे पेड़ पौधे भीग जाते हैं, जिसकी वजह से जंगल में एक भी सूखी लकड़ी नहीं बचती। सुबह होने तक बारिश रुक जाती है। जब राजू और सीमा बाहर का हाल देखते हैं तो वे बहुत खुश हो जाते हैं। अजी देखिए, लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। रात को बारिश करवा दी। सारे पेड़ पौधे गीले हो गए होंगे और अब तो सूखी लकड़ियां भी जलने लायक नहीं बची होंगी। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। गांव वालों ने अपने आप को बहुत ही बुद्धिमान समझा था, लेकिन उनकी सारी बुद्धिमानी धूल में मिलकर रह गई और अब मैं लकड़ियां 5 रुपए किलो बेचने के बजाय 10 रुपए किलो बेचूंगा। नहीं नहीं, आप 5 रुपए किलो ही लकड़ियां बेचो। अगर हम 10 रुपए किलो लकड़ियां बेचेंगे तो यह सीधे सीधे लोगों को लूटना हो जाएगा। ऊपर वाले ने हमारी मेहनत को बचाने के लिए बारिश करवाई और अब आप इसका गलत फायदा न उठाएं। मेरी आपसे विनती है कि आप लकड़ियों का दाम 5 रुपए किलो ही रखें। मैं लकड़ियों का दाम 5 रुपए किलो ही रखता, लेकिन गांव वालों ने अपनी चतुराई दिखाकर अच्छा नहीं किया और रात को जो बारिश हुई वह ऊपर वाले का संदेश था कि गांव वालों को सबक सिखाया जाए। इसलिए मुझे तुम्हारी राय की कोई जरूरत नहीं है। मैं लकड़ियां 10 रुपए किलो ही बेचूंगा।
अपने पति की यह बात सुनकर सीमा को बहुत दुख होता है। राजू अपने घर के बाहर लगे बोर्ड को बदल देता है और उसमें 10 रुपए किलो लकड़ियों का दाम लिख देता है। यह देखकर गांव वालों को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। देख रहे हो मोहन, जब सर्दियां कम थीं, तो यह 5 रुपए किलो लकड़ियां बेच रहा था, और जैसे ही सर्दियां बढ़ी तो इसने अपनी लकड़ियों के दाम भी 10 रुपए किलो कर दिए। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है शंकर भाई। हमने जंगल से सूखी लकड़ियां काटने का विचार किया था, लेकिन रात में ही बहुत तेज बारिश हो गई, जिसके कारण सारी सूखी लकड़ियां गीली हो गईं। ऐसा लगता है जैसे भगवान भी राजू के ही साथ हैं। अब हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, और अब हमें लकड़ियां चाहिए तो हमें राजू से ही 10 रुपए किलो लकड़ियां खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि आग ही हमें इस जानलेवा ठंड से बचा सकती है। फिर सभी मायूस और लाचार होकर बची कुची लकड़ियों से आग तापते हैं। दूसरी तरफ राजू का लकड़ियां बेचने का व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा था। सभी गांव वाले उसी से सूखी लकड़ियां खरीद रहे थे और उसकी बहुत अच्छी आमदनी हो रही थी। धन के साथ साथ उसके अंदर घमंड भी आ गया था। अगले दिन राजू को किसी काम से दूसरे गांव जाना था। अगली सुबह राजू सीमा से कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं किसी जरूरी काम से दूसरे गांव जा रहा हूं। लकड़ियां बेचने का काम आज के लिए तुम संभाल लेना, और याद रहे, किसी को भी मुफ्त में एक भी लकड़ी का टुकड़ा मत देना। आप लोगों पर इतना अत्याचार कर रहे हैं, मुझे यह बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। अभी भी मौका है। हमें पैसे कमाने के साथ साथ दुआएं भी कमानी चाहिए। आप मेरी बात मान लीजिए और लकड़ियों की कीमत कम कर दीजिए, ताकि सभी इस जानलेवा ठंड से बच सकें और हमारा भी थोड़ा मुनाफा हो जाए। अब मेरे दिन इतने भी कमजोर नहीं हैं कि मैं तुम्हारी बातें सुनूं। बस मैं जितना बोलता हूं तुम उतना ही करो। तुम्हें अपना दिमाग चलाने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अपने पति की इतनी कड़वी और क्रोधजनक बातें सुनकर सीमा इसके आगे कुछ भी नहीं बोल पाती, लेकिन वह मन ही मन यह समझ जाती है कि विनाश की घड़ी अब नजदीक है। इसके बाद राजू दूसरे गांव की ओर निकल जाता है। घर में अब उसकी पत्नी और 9 साल का बेटा ही था। सीमा घर के बाहर बैठकर आग ताप रही थी और उसका बेटा रघु अंदर खेल रहा था। रघु को बहुत ठंड लग रही थी और वह अभी बहुत ही नादान था। मुझे कितनी ठंड लग रही है। माँ तो बाहर आग की गर्मी ले रही है। यहाँ जो पिताजी ने सूखी लकड़ियां रखी हैं, मैं भी उनमें आग लगाकर आग ताप लेता हूँ। रघु बहुत ही नादान था। उसे यह नहीं पता था कि एक लकड़ी में आग लगाते ही सारी लकड़ियां जल जाएंगी। रघु एक लकड़ी में आग लगा देता है। लकड़ियां सूखी थीं, इसीलिए देखते ही देखते उनमें आग लग जाती है और पूरा घर जलने लगता है। सीमा बाहर खड़ी होकर रोते हुए सिर्फ तमाशा देखती है, क्योंकि घर के अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। पूरा घर भयंकर आग की चपेट में आ चुका था और कोई भी गांव वाला आग बुझाने नहीं आया। रघु भी जलकर मर जाता है। कुछ घंटे बाद घर जलकर राख में बदल जाता है। जब राजू घर वापस आता है तो सीमा उसे सारी कहानी बताती है। यह सुनकर राजू रोने लगता है और उसे अपने किए की सजा मिल जाती है।